अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस फायर एपिसोड नंबर 15। शायद भारतीय आर्मी की कोई फील्ड ट्रेनिंग थी जहां इन्हें ट्रक से उतारकर कर्नल साहब के सामने पेश किया गया, जिन्होंने बारी बारी तमाम लड़कों से इन्हें सियाहत की तरबियत से मुतल्लिक सवालात पूछे। करीबन 1 घंटे के बाद इन्हें एक बड़े मैदान में ले जाया गया, जिसे इन लोगों ने एक रेलवे प्लेटफार्म की शक्ल दे रखी थी, जहां बिल्कुल उसी अंदाज के रेलवे के डब्बे और इंजन मौजूद थे जैसे पाकिस्तान में हैं, जबकि दूसरे कोने पर पाकिस्तानी बसें खड़ी थीं। यहाँ कर्नल ने इनसे बारी बारी ट्रेन के डब्बों, बसों और लारियों में खुफिया तरीके और बर्क रफ्तारी से बम निसाब करने का अमली मुजाहरा करवाया। वो सिवाय 3 लड़कों के किसी की टाइमिंग से मुतमिन नहीं था। इनके साथ कैंप से आने वाले कैप्टन पोसवाल से इसने बड़े तंज़िया अंदाज में 2-3 बातें करके अपने बेइत्मीनानी का इजहार भी किया था और अगले 4 रोज़ तक मुसलसल यहाँ आकर इनकी टाइमिंग को बेहतरीन बनाने की तलकीन की थी। स्पेशल सर्विस एसएसबी अपने तरबियत याफ्ता तकरीबकारों को तकरीबकारी और दहशतगर्दी में ओज कमाल तक पहुँचाने में अपना सानी नहीं रखती थी। यूँ तो भारत में बहुत से दहशतगर्दों के तरबियती कैंप मौजूद थे, लेकिन इस कैंप से तरबियत पाने वाले एजेंट अपने बेहतरीन नताइज की वजह से अपने फ़न में यकता समझे जाते थे। जिन 3 लड़कों की कारकर्दगी पर कर्नल ने इत्मीनान का इजहार किया था, इनमें एक ताहिर भी था, जिसका मतलब यही था कि अब कैप्टन पोसवाल को मज़ीद मुहतात होना पड़े, क्योंकि अब ताहिर का शुमार कोर्स के बेहतरीन तरबियत से याफ्ता दहशतगर्दों में होने लगा था और इनके ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई में किसी इंस्ट्रक्टर के ज़ाती तासुब की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वापसी पर कैप्टन पोसवाल का मूड बहुत ख़राब था। वो तमाम रास्ते अपने शागिर्दों को गालियाँ देता आया था। अलबत्ता ताहिर और बांग्लादेश के दोनों लड़कों ने इसे बतौर ख़ास तारीफ़ करते हुए इनके लिए मखसूस रकम के इनाम का ऐलान कर दिया। इसने भी एक लम्हे के लिए यह तासुर नहीं दिया कि वो इसकी असलियत को जानता है। ताहिर को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना था। अगले हफ्ते में किसी भी वक्त यहाँ बारिशों का सीज़न शुरू होने वाला था और वही इनके लिए काम करने का बेहतरीन वक्त था। यहाँ के कड़े इंतज़ामात के सबब तो अभी तक इन्हें सेफ सिग्नल भी नहीं भेज सकते थे। सेफ सिग्नल का मतलब जासूस अपने टारगेट तक महफूज पहुंचने के बाद अपने हेडक्वार्टर को जो सिग्नल देते हैं, लेकिन उन्हें इल्म था कि इनके वबस्तगान को इनकी खैरियत की इत्तला हो चुकी होगी, क्योंकि वो अकेले ही यहाँ नहीं थे। बहुत कुछ मुमकिन था, ऐन मुमकिन था कि यहाँ कोई और भी इनकी तरह ऐसे ही किसी मिशन पर भेजा गया हो। वो ये भी जानता था कि अपने ऑफिसरान और इनके दरमियान जो एक रूहानी वास्ता हर वक्त मौजूद रहता है, इसने इन्हें ज़रूर ताहिर और सलीम की खैरियत से आगाह रखा होगा। जासूसी और तबाहकारी के इस खेल में सब कुछ तयशुदा असूलों के मुताबिक ही नहीं खेला जाता। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है जब हालात और वाक़यात खुद ही नए रूल्स और ज़ाब्ते बनाते चले जाते हैं। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी जब वो अपने ठिकाने पर पहुँचे। कैप्टन पोसवाल जानबूझकर इनके कमरे तक छोड़ने आया था। इस दौरान इसने जी भरकर ताहिर को इसकी अस्तदाकारी की दाद दी थी और दूसरे ही रोज़ इसका नकद इनाम भी इस तक पहुंचाने का वादा किया था। तीनों को इसके कमरे तक पहुंचाकर वो गुड नाइट कहकर वापस चला गया। इस दौरान वो तीनों से बातें करता आया था, लेकिन क्या मजाल जो इसने एक लम्हे के लिए भी ऐसा तासुर दिया हो कि वह पहले से मुश्ताक को जानता है या इसका मुश्ताक से कोई ताल्लुक़ भी है। सुबह चूँकि इसकी छुट्टी थी, इसलिए तीनों देर तक लंबी तान कर सोते रहे। अलबत्ता ताहिर की आंख मामूल के मुताबिक खुल गई और बेदार होते ही कामनी एक सवार बनकर इसके सामने खड़ी हो गई, जिसके बाद वो फिर सो नहीं पाया। इसके ज़मीर ने इससे एक ही बात दरियाफ्त की थी, क्या वो वाकई कामनी को राह के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाएगा ताकि वो इसके तमाम जराइम की कीमत फिर कामनी से वसूल करते रहें। ताहिर जानता कि यहाँ जिस मिशन पर वो आए थे, इसे मुकम्मल करने के बाद
اگر وہ زندہ نکل جانے میں کامیاب ہوئے تو پھر کامنی کو دنیا کی کوئی طاقت SSB کے تفتیشی مراکز میں جانے سے نہیں بچا سکتی، جہاں وہ لوگ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے اس کے منہ سے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ گوکا کامنی کو اس کے عزائم کا علم نہیں ہے، لیکن اس نے جھوٹا یا سچا اپنے اور اس کے درمیان جو تعلق قائم کر لیا تھا، اس کے بعد کامنی کو SSB زندہ درگور کر دیں گے۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ کامنی سے تعلق کو توڑنا اب اس کے اختیارات میں تو نہیں تھا۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کامنی کو ڈائی دے کر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اس کا ضمیر ہی ساری دنیا اسے کچوکے دیتا رہے گا۔ لیکن کیا محض اس کی خواہش سے کامنی اس کے ساتھ چل دے گی؟ کیا اس کے لیے اپنی گرد و پیش اتنی مضبوط اور لاتعداد زنجیروں کو توڑنا ممکن رہے گا؟ بہت سوچ بچار کے بعد وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حالات نے آخری مراحل پر کامنی اور اس کو آپس میں ٹکرا دیا تو وہ کامنی کو یہ آفر ضرور کرے گا کہ وہ اگر چاہے تو طاہر اسے ایک نئی زندگی سے آشنا کروا سکتا ہے۔ اس کے اندر نیکی کی جو شمع جلی تھی اسے جلائے رکھنے میں اس کی معاونت کر سکتا ہے اور اس کے ضمیر سے اٹھنے والے تمام سوالات سے اسے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد کامنی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس کی قسمت۔ اگر وہ انکار بھی کرے تو اس کا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ اس نے کامنی کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے ایمان سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا اور اپنی پیشہ وارانہ تربیت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مسلمان ہونے کو نہیں بھلایا، اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق اپنا فرض ادا کیا۔ اگلے 3 روز کیسے گزر گئے طاہر اور کامنی کو علم نہ ہو سکا۔ البتہ ان 3 دنوں میں طاہر نے بالکل غیر جانبداری سے کامنی کی شخصیت کا مکمل جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ کامنی اگروال کی کایا پلٹ ہو چکی ہے۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے اندر کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی جنم لے چکی تھی جو نہ صرف اس کے بلکہ سارے ہندو سماج کے لیے بھی بہت دھماکہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے طاہر پر مسلسل ایک ہی دباؤ ڈالا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے طاہر سے کہا تھا کہ اسے فرار ہونے میں مدد دینے کے لیے وہ تیار ہے، خواہ اس کی قیمت اسے کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ جب طاہر اس سے دریافت کرتا کہ وہ اسے یہاں سے بھاگنے پر کیوں مجبور کر رہی ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، یہ طاہر کی دنیا نہیں ہے۔ وہ نہ یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی رہ پائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہاں کے مکین اس کی اصلیت جان جائیں وہ بھاگ جائے اور میں یہ سروس چھوڑ دوں گی۔ طاہر کے سوال کا ایک ہی جواب دیا تھا، تم جانتی ہو کامنی، ایک مرتبہ اس دلدل میں اترنے کے بعد اس سے نکلنا ممکن نہیں۔ تم یہ سروس اپنی مرضی سے جوائن کر سکتی تھی، اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، طاہر نے اسے کہا۔ تمہیں اس سے کیا وہ مجھے مار ڈالیں گے؟ نہ مار ڈالیں، مر جانے دو مجھے اس زندگی سے گھن آنے لگی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ فحاشہ عورت کی زندگی لعنت ہے، وہ چڑھ کر جواب دیتی۔ لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، طاہر نے اس روز کہا۔ تو پھر کیا برداشت کر سکتے ہو؟ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ، کر سکو گے ایسا تم؟ اس روز کامنی نے گویا اس کے اعصاب پر ٹائم بم چلا ہی دیا۔ کامنی تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کامنی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں چاہنے کے باوجود تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کامنی نے اس سے نظریں ملاتے ہوئے سچ بولا۔ دیکھ لو کامنی، یہ آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان ملک ہی نہیں مذہب کی بھی دیوار حائل ہے۔ کامنی تم یہ دیوار چین عبور کر لو گی؟ کامنی کو اس کی آواز کسی گہرائی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ ہو، اگر تم اپنے ایمان کے مطابق میرا ساتھ دو تو میں دنیا کی تمام دیواریں پھلانگ جاؤں گی۔ طاہر، مجھے اب یہ زندگی نہیں جینا، مجھے اس زندگی سے اب گھن آنے لگی ہے، نفرت ہو چکی ہے۔
मुझे अब एक मशरकी औरत की ज़िंदगी जीना है या फिर मैं मर जाऊंगी। कामनी के लहजे के एतमाद ने ताहिर को लर्ज़ा कर रख दिया। ठीक है कामनी, अगर तुम तैयार हो तो मुझे पीछे नहीं पाओगी। और हाँ, मैं दावा तो नहीं करता, यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब मौत को तुम तक पहुँचने के लिए मुझसे टकराना होगा। हाँ कामनी, पहले मुझसे। इसने कामनी का हाथ दोनों हाथों में पकड़कर मजबूती से दबाया। ताहिर ने अब भी एहतियात बरती थी और इस दिन से आगाह नहीं किया था। बस यही कहा था कि अगले 2-3 रोज़ तक वो भाग जाएंगे। कल तुम्हारी फाइनल रिहर्सल है। मैं तुम तीनों के साथ बतौर इंस्ट्रक्टर जाऊंगी। इस रिहर्सल में 15 लड़के हिस्सा लेंगे, जिसके इंस्ट्रक्टर भी इनके साथ होंगे। अगर तुम कहो तो ये मुनासिब मौका है। कामनी ने कहा। नो, कैसी बात करती हो? तुम जानती हो कि इन लोगों ने रिहर्सल के लिए सारे इलाके को घेरे में लिया होगा, क्योंकि धमाकों की आवाज़ दूर तक जाएगी। मेरे ख्याल से बटूरी के गिर्द अगरू से 15-20 मील का एरिया तो नहीं लैंडलॉक कर दिया होगा। ताहिर ने अंदिया ज़ाहिर किया और इसके लिए अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर यहाँ से फ़रार होना नामुमकिन था। और इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया था। कामनी ने इसे नज़रों में दाद दी। देखो कामनी, तुम मुझे हमेशा नॉर्मल रहने की तलकीन करती हो। आज मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि अगर अब तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, और ख़ास तौर पर पोसवाल की नज़रों से। मुझे वो बहुत कीना परवर शख्स नज़र आता है, इससे कुछ बाईद नहीं है। ओह ताहिर, अब हमें चलना चाहिए। कामनी ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाकर अपने अहद को पूरा करने की यकीन दहानी एक दूसरे को दिलाई और हासिल की थी। आज इसके कोर्स का पहला मरहला मुकम्मल हुआ था और फाइनल रिहर्सल पर जा रहे थे। इन्हें यहाँ से 10 मील दूर एक घने जंगल में जाना था, जहाँ इनके लिए टारगेट डामियाँ रखी हुई थी। हर एजेंट को अपना टारगेट मुकर्रर मुद्दत में हटकर अपने महफूज ठिकाने पर पहुँचना और अपने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करना थी। इन्हें दाखिले और फ़रार के रास्ते समझाने के साथ साथ यहाँ वाजडाग डामियाँ भी मौजूद थीं, जिनसे इन्हें बचकर काम मुकम्मल करना था। रात एक पहर ढल चुकी थी जब इन तीनों की टीम अपने इंस्ट्रक्टर्स कामनी अग्रवाल की सरबराही में यहाँ पहुँची। इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो यहाँ आने वाली पहली टीम है या आखिरी, क्योंकि यहाँ जंगल में जो लोग भी ऑपरेट हिट करते हैं, इन सबको एक दूसरे की नज़रों से बोझल रहकर अपना काम मुकम्मल करना था। रवानगी पर जब चंद सेकंड की तन्हाई ताहिर और कामनी को मैसर आई तो कामनी ने चींटते ही इससे कहा, पोसवाल अचानक 3 दिन की रुखसत पर चला गया है। इसका कहना है कि इसकी माँ बिस्तर मरग पर है और उसका जाना नागरेस है। एमरजेंसी छुट्टी लेकर यहाँ से बहुत कम लोग ही जाया करते हैं। कामनी के खबर बताने का अंदाज चुगली खा रहा था। ज़रूर दाल में कुछ काला है। ताहिर का माथा फ़ौरन टनका। इसकी छठी हंस ने बताया कि कैप्टन पोसवाल साहब का टैंस भी है। अब इस जंगल में इसका शिकार खेलेगा, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन इसने कामनी को परेशान करना मुनासिब ना जाना। मुमकिन है ऐसा ही हो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ताहिर, तुम होशियार रहना, मैं खुद सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लूँगी, तुम्हारी ओके रिपोर्ट दे दूँगी। लेकिन भगवान के लिए तुम। अभी इसकी बात नामुकम्मल ही थी कि जब मुश्ताक इन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया, लेकिन ताहिर ने इसे अपने हाथ और आंखों के इशारे से मुकम्मल इत्मीनान दिलाने में कोई कसर उठा रखी। चारों अपने लिए मखसूस करदा जगह पर पहुँच के आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, क्योंकि अब किसी भी लम्हे बारिश शुरू होने वाली थी। अंधेरी रात और जंगल के सन्नाटे ने फ़िज़ा में एक बेनाम सा खौफ बिठा दिया था। कामनी ने जीप के बोंटे पर नक्शा बिछाकर जंगल की लोकेशन समझाई और मुश्ताक के बाद
5 मिनट के वक्फे से सलीम को भी जंगल में धकेल दिया, जिसके बाद ताहिर की बारी थी। जैसे ही ताहिर ने कदम आगे बढ़ाया, इसने ताहिर का बाजू थाम लिया। तुम ना जाओ, कामनी ने बड़े मलजबी लहजे में कहा। पागल हो गई हो क्या? क्यों इन लोगों को शक में मुब्तला कर रही हो? ताहिर ने अपना बाजू आहिस्तगी से छुड़ा लिया और इसकी तरफ देखे बगैर जंगल के घने सिलसिले में अपने बैग समेत गायब हो गया। 2 रोज़ पहले ही इसे कर्नल भाटिया ने तलब किया था। यस सर। खिलाफ मामूल कैप्टन पोसवाल ने कर्नल भाटिया के कमरे में दाखिल होकर दोनों एड़ियाँ बजाते हुए इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही ताज़ीम दी थी। कर्नल ने खड़े होकर इसकी तरफ मुहाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया और इसकी खैरियत दरियाफ्त करके अपनी जगह बैठ गया। कल फाइनल रिहर्सल है। इस मरतबा टारगेट और टाइमिंग चार्ट तुम तैयार करोगे। मेरी खुशकिस्मती है जनाब, अगर आप मुझे काबिल समझते हैं। आज शाम मैं आपकी मेज़ पर सारा ब्लू स्केच बना दूंगा, इसने बड़े इत्मीनान से कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कैप्टन पोसवाल। कर्नल भाटिया ने अपनी भारी मूँछों के आकुब से दांत चमकाते हुए कहा। ये जंगल पोसवाल के लिए कभी अजनबी नहीं रहा था। गुज़िश्ता 3 साल से वो यहाँ दहशतगर्दों को तरबियत देता आ रहा था। इसे यहाँ के एक एक चप्पे का इल्म था और इस बात का भी फाइनल प्लान तैयार करने के लिए कर्नल भाटिया के बतौरी मराकज़ में इसमें ज़्यादा सीनियर और समझदार ऑफिसर और कोई नहीं था। इसे दरअसल इस दिन का इंतज़ार था। गुज़िश्ता 1 माह से जिस इंतकाम की आग में जल रहा था, इसे ठंडा करने के लिए इसे अब मौका हाथ लगा था।